आज पाठशाला में हम शहर आधुनिकता और पहचान की राजनीति के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी, बहुत ही साफ़गोई से बात करनी होगी। ये जो पाठशाला का आइडिया है, जिसमें कि ये है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा आता है और वो किन्हीं दूसरे लोगों को कुछ ज़्यादा, जो उसको बहुत ज़्यादा आता है वो उन लोगों को जिन्हें कम आता है बताने की कोशिश कर रहा है। सो मैं यहीं से बात अपनी शुरू करूँगी कि ऐसा नहीं है। गाँव सवेरा के जो भी दर्शक हैं, मुझे लगता है कि मुझे उनसे सीखने की ज़रूरत है और मैं उनसे सीखती हूँ। मेरे काम में, मेरे रिसर्च में, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि मैंने अपने बचपन से, क्योंकि मैं गाँव में बड़ी हुई, बचपन से जो वहाँ से सीखा वो आगे बहुत काम आया। सो ये और इसके पीछे ये बात कहने के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वजह है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक वजह है। जिस तरीके से गाँव को और गाँव के आइडिया को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, वो एक ऐसा आइडिया है जैसे कि वहाँ पर काफ़ी कुछ है जो कि बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ है जो कि बहुत लैक करता है। मेरा काफ़ी काम शहर पर है, लेकिन ये हमेशा मैं ध्यान में रखती हूँ कि गाँव एक ऐसी जगह की तरह कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे हमारे आपसी इंटरैक्शंस हों, जहाँ की गाँव कमतर है कहीं शहर से। शहर बड़ा है, जहाँ आपको जाना है, आपके सपनों की दुनिया है, और गाँव का हर इंसान, ऐसे कहा जाता है और ऐसा है भी, कि वहाँ जाकर किसी उस खूबसूरत दुनिया को, उस सपनों की दुनिया को ढूँढना चाहता है। मेरा अपना काम चंडीगढ़ पर है, और मैं कहूँगी कि चंडीगढ़ भी आधुनिक भारत के सपनों का एक ऐसा ही शहर तैयार किया गया 50, 60 और 70 के दशक में, बड़े विस्थापन के बाद, बहुत बड़े विस्थापन के बाद, एक ऐसा शहर जो कि खूबसूरत शहर के नाम से जाना गया, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी आर्किटेक्चर के जो विद्यार्थी हैं, आर्किटेक्चर के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के विद्यार्थी इस मॉडल को, ले कॉर्बुज़िए जिन्होंने कि इस शहर को डिज़ाइन किया था, उसके मॉडल को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, यहाँ की बिल्डिंग्स को देखने के लिए आते हैं। कॉर्बुज़िए की एक बड़ी है, कॉर्बुज़िए एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जो कि आर्किटेक्चर में बहुत बड़ी एक मूवमेंट, एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते थे, जिसको कि मॉडर्न मूवमेंट इन आर्किटेक्चर कहा जाता है। और ये जो मॉडर्न मूवमेंट इन आर्किटेक्चर था, बेसिकली ये जो मॉडर्निटी का एक आउटकम था, आधुनिकता का एक आउटकम था। अब आधुनिकता क्या है, आधुनिक होना क्या है? 16वीं शताब्दी में बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर हम पीछे जाएं तो यूरोप में ये शुरुआत होती है, जहाँ पर कि राज्य और जो चर्च है, स्टेट और चर्च है, उसके संबंधों को सवालिया नज़रों से देखा जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। और जो एक राजा का पुराना रोल था, जिसमें कि वो उसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था, चर्च को देखा जाता था कि उसके पास सारी की सारी सत्ता है, और चर्च जो है यूरोप में, वो डिसाइड करेगा कि हमारे जो दुनियावी संबंध हैं वो कैसे हों, हम इस दुनिया में कैसे जिएं। उस सब के ऊपर सवालिया निशान लगाती हुई आधुनिकता आई। हाँ, सो आधुनिकता में भी आगे बहुत सारी बातें, जिस पे मैं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में हो सकता है हम बात करें। लेकिन आधुनिकता बेसिकली एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान था, जो कि यूरोप की जो चली आ रही परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उनके आर्ट में, उनके कल्चर में जो सिस्टम्स थे, उस पे सवाल लगा रहा था। आर्किटेक्चर में बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर की हम बिल्डिंग्स देखते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट होता है, उसके तौर के ऊपर हमारे सामने आता है। कॉर्बुज़िए उन्हीं में थे। अगर आप चंडीगढ़ शहर को, हमारे दर्शक अगर जो आते होंगे यहाँ, या देखा होगा बिल्डिंग्स को फोटोग्राफ्स में, या क्योंकि ये चर्चा में भी रहता है अक्सर ही, हरियाणा और पंजाब में ये चलता रहता है, किसका है। लेकिन उस किसका है से पहले मुझे लगता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको समझ तो लें, वो है क्या। सो मुझे लगता है आज हम थोड़ा सा वो भी समझेंगे। जब हम कहते हैं कि ये हमारा है, इसके ऊपर हमारा क्लेम है, वो और भी बहुत जगहों के बारे में इस देश में चल रहा है ना, कि हम, ये हमारा है, ये स्पेस हमारी है, या स्पेस हमारी थी, इसको बदल दिया गया, ये हुआ। आज वो बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं।
तो मुझे लगता है सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात ये होती है कि आप जिस पे क्लेम कर रहे हैं, पहले आप समझ तो लें वो है क्या। हाँ, वो क्या है, वो कैसे आया, और उसका हमसे क्या रिश्ता है, उसका ऐतिहासिक तौर पर हमसे क्या रिश्ता है, राजनीतिक तौर पर हमसे क्या रिश्ता है, सामाजिक तौर पर क्या रिश्ता है, और हम कैसे बदलते हैं और वो कैसे बदलता है, वो स्पेस, वो शहर या कोई भी वो जगह जिस पे हम क्लेम करते हैं हमारी है, ये इंटरेक्शंस क्या हैं। सो चंडीगढ़ जो है वो भारत में नेहरूवादी आधुनिकता के एक स्वप्न शिशु के रूप में आया। एक ऐसा शहर, जब हमने आज़ादी हासिल की तो क्योंकि यहाँ बहुत दंगा फसाद हुआ, इस रीजन में बहुत दंगा फसाद हुआ, उसके बाद हम आहत थे, ज़ख्म थे, उन ज़ख्मों को भरने के लिए हमें कुछ नया चाहिए था। लाहौर पहले यहाँ की राजधानी हुआ करती थी इस इलाके की, सो यूनाइटेड जो पंजाब था। फिर ये हुआ कि अब लाहौर तो नहीं रहा हमारे पास, हमें कुछ नया ढूंढना है अपने लिए। नेहरू नए देश के नए प्रधानमंत्री थे, नए सपने थे हमारे पास, सो हम क्या करें अब। तो नेहरू क्योंकि एक खुद भी वेस्ट के जो यूनिवर्सिटी सिस्टम था वहाँ से आते थे, और उसी में एक तरह से हम कह सकते हैं विचरते भी थे आइडिया के रूप में, आइडिया के लेवल पर, आइडिया के स्तर पर वहीं विचरते थे। गांधी को हमने इस देश का राष्ट्रपिता बनाया, लेकिन इस देश की बहुत सारी संस्थाएं, इस देश के बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट थे, इस देश का बहुत सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बेसिकली नेहरू की औलाद कहा जा सकता है। वो उसके जनक नेहरू थे, उसके पिता नेहरू थे। चाहे हम उस वक्त जो बड़े बांध थे, बड़े बड़े जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, स्टील प्लांट्स थे, और 5 ईयर प्लान्स थे, वो सब नेहरूवादी आधुनिकता जो कि काफ़ी ज़्यादा सोवियत रशिया के मॉडल से भी कुछ हद तक, कहूँगी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, प्रभावित थी। इस सब में जो है, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में चंडीगढ़ जैसे शहर का जन्म होता है, जहाँ नेहरू एक सपना लेते हैं कि यहाँ देश को, और ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, देश को एक नया आप कह लीजिए कि सपना दिखा रहे थे आप, आधुनिकता का सपना। हम आधुनिक होंगे, हम परंपरागत हैं, परंपराओं में हम स्टीप्ड हैं, उसमें हम बहुत बुरी तरह से गड़े हुए हैं नेहरू के अनुसार, और वो परंपराएं कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, इस तरह से नेहरू देखते थे। हमें एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी है जो हमारे पास्ट से कटी हुई हो, जिसमें हमारे पास्ट का कोई लेना देना नहीं। नेहरू की अगर आप स्पीचेस उस वक्त की देखें तो वो यही कह रहे थे। चंडीगढ़ जब बन रहा था तो वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर, भाखड़ा नंगल डैम को देखने आते थे, कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और वहाँ भी विस्थापन हुआ, उसके ऊपर भी कुछ काम किया गया है। नर्मदा के विस्थापन के बारे में इस देश में काफ़ी बात हुई, मूवमेंट्स चले, लेकिन यहाँ जो विस्थापन हुए उनके बारे में बात नहीं की गई। ये विस्थापन जगह जगह हुए, हर जगह हुए, जहाँ भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए, और वो विस्थापन किन लोगों के हुए, कौन थे जिन्होंने एक बड़ी कीमत अदा की इस देश को, इसकी आधुनिक इमारतें, इसके आधुनिक बांध, इसके आधुनिक डैम, इसके आधुनिक बड़े प्लांट्स देने में वो कीमत अदा की हमारे गांव के लोगों ने। चंडीगढ़ में भी और मुझे लगता है गांव एक बड़ी कीमत अदा करता है। शहर को बनने की अगर कोई कीमत अदा करता है तो वो गांव करता है। अक्सर ही शहर कहाँ बनता है? जहाँ खेत होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ लोगों के सपने, उनके गीत, उनकी यादें, उनका इतिहास बसता है, वहीं पर शहर बसाया जाता है उसको ख़त्म करके। वो चाहे आपके बहुत सारे ट्राइबल इलाकों में इन सब को ख़त्म करके बसाए गए या लगाए गए बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो भी हो, या फिर यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, जहाँ बात हो रही है, वहाँ बसाया गया नया शहर हो। ये शहर भी इसी तरह से गांव को ख़त्म करके बनाया गया। और कहा गया कि इस विस्थापन के बारे में मैं थोड़ी बात करूँगी, हालांकि इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगी, पहले बात हो चुकी है। उसकी भी अपनी एक राजनीति है, जो उस पर बात हो चुकी है, वो
पंजाबी में हुई है ज़्यादातर। पंजाबी में किताबें हैं, 1-2 किताबें हैं जहाँ लोगों ने बात की है, पंजाबी अखबारों में इसके बारे में बात हुई है। हो सकता है मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, हिंदी में भी कुछ लोगों ने लिखा हो या हिंदी में भी बात की हो, पर मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन अंग्रेज़ी में, जो अंग्रेज़ी का लिटरेचर अगर आप चंडीगढ़ पर देखेंगे तो आपको चंडीगढ़ एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की तरह सेलिब्रेट होता हुआ ही नज़र आएगा। आपको वो आवाज़ें नहीं दिखेंगी जो आवाज़ें यहाँ की अपनी भाषा में उठती हैं। हाँ, वो आवाज़ें जो कि यहाँ की ज़मीन से उठती हैं, वो आवाज़ें जो कि यहाँ के लोगों की आवाज़ें, जो कि अपने आप को कहते थे हमारे पुरखे यहाँ रहा करते थे। वो आवाज़ें दब गई हैं इस आधुनिकता के नए हम कहेंगे कि बड़े मॉन्यूमेंट, जिसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। एक बात तो मैं ये इसमें बड़ी रखना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि जब चंडीगढ़ बना तो एक बाइनरी बड़ी क्रिएट हुई। बना नहीं, या कह सकते जिस तरह से उसको प्रचारित प्रसारित किया गया, उसके आइडिया को प्रचारित प्रसारित किया, वो नेहरू से लेकर के अब तक कायम है, जिसमें कि इसको एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये एक शहरी जो आधुनिकता का एक शहरी रूपांतरण है, उसका एक बहुत खूबसूरत बड़ा नमूना है। मैं कहूँगी कि हम भूल जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे गांव भी हैं। उनके एग्जिस्टेंस को, उनके होने को आप नकारते हैं शुरुआत से ही। वो उन आवाज़ों को आप नकारते हैं जो यहाँ रहती हैं, जो यहाँ रहती आई, जो यहाँ बसती थीं, अभी भी बसती हैं, लेकिन वो आवाज़ें ना तो आपको सुनाई देती हैं, ना आपको वो लोग दिखाई देते हैं। जब भी हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, यहाँ का जो म्यूज़ियम है, आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम, वो उस इतिहास की थोड़ी सी हल्की सी बात करता है, लेकिन उसके बाद वो शहर की बात करता है, वो शहर के आर्किटेक्चर की बात करता है। वहाँ जो हमारे गांव बीच बीच में आ जाते हैं। अगर आप इस शहर में जाएं, इसको देखें, तो आपको नजर आएगा बीच बीच में बहुत सारे गांव हैं, यहाँ पर स्लम्स भी हैं। तो हम शहर की जो आइडिया की बात करते हैं, तो हम किस आइडिया की बात कर रहे हैं? हमारा आइडिया क्या है? एक चकाचक इमारत वाला हमारा आइडिया है, चकाचक इमारत में चकाचक लोग। कौन किस आइडिया की हम बात करते हैं, किस शहर की बात करते हैं? क्या उस शहर को हम इस तरह से हम बाइनरीज में नहीं जीते हैं? इसी तरह के हम जी रहे होते हैं। हम अक्सर ही इस तरह से जी रहे होते हैं, जहां हम आधुनिकता और परंपरागत होने की बात करते हैं, आधुनिकता वर्सेस परंपरागत होने की बात करते हैं, शहर वर्सेस गांव होने की बात करते हैं, पुरुष वर्सेस नारी जैसी बातें करते हैं। ये जो वर्सेस है, मुझे लगता है इसको तोड़ करके इसको ब्लर करने की ज़रूरत है, इसको धुंधला करके इसको देखने की ज़रूरत है कि इसमें बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ गड़मड़ हुआ, बहुत कुछ घालमेल है। उस घालमेल को अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि चीज़ें उतनी नीट नहीं हैं, बाउंड्रीज उतनी नीट नहीं है, बहुत ब्लर्ड बाउंड्रीज हैं। शहर और गांव की बाउंड्री जो है, अगर आप चंडीगढ़ के स्पेस को देखें, उसके आर्किटेक्चर को देखें, तो ब्लर होती है। भाषाओं की बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर होती हैं, हम जानते हैं यहाँ पर। जब हम विस्थापन की बात करते हैं, शहर में बड़ा विस्थापन हुआ और किस तरह से शहर के जो ऑफिशियल नैरेटिव्स हैं, जो सरकारी एक कह लीजिए दस्तावेजी तरीका है उसको देखने का, उसमें इसकी बात नहीं होती है। उसको छुपा दिया जाता है, उसको कहीं पीछे धकेल दिया जाता है। पर वो आवाज़ें भी काफ़ी मैं कहूँगी कि हिम्मत वाली आवाज़ें हैं। वो दबने से इनकार करती हैं, वो कहती हैं आप हमें इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। वो आवाज़ें कई तरह से उठती हैं। वो आवाज़ें कभी अगर आप लिटरेचर उठा के देखें, आपको वहाँ नज़र आएंगी। कभी आप अगर कुछ दस्तावेज़ देखें जो कि इस शहर के बाशिंदों ने जब केसेस किए, अपने जो भी उनको एक कह लीजिए कि अपने जिसको पंजाबी में उजाड़ा बोलते हैं, अपने विस्थापन के बदले में कहा कि हमें कोई कंपनसेशन तो दीजिए, उजाड़ रहे हैं तो कंपनसेशन तो चाहिए, जिसका अपना एक इतिहास है जो कि सरकारों ने नहीं दिया और बाद में देना शुरू किया। शुरुआत में तो घर भी ढाए गए और कहा गया कि जो पक्के घर ढाए जा रहे हैं, बस सिर्फ जो घर ढाए जा रहे हैं उनका ही हम देंगे, बाकी का नहीं देंगे। कुछ इस तरह की बातें थी।
उसमें मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहती हूँ। पर ये है कि वो आवाज़ें, जो कहने का मायना है, जहाँ पर मैं बात लेकर आना चाहती हूँ कि वो आवाज़ें दबने से इनकार करती हैं। हाँ, वो इतिहास ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और कहते हैं हम नहीं ख़त्म होंगे, हमें अपने आप को ज़िंदा रखना है। वो आप यहाँ के बड़े बूढ़ों से जाएंगे, बात करेंगे, मेरा कुछ काम उस पर भी है, रिसर्च जो मैंने किया है। वहाँ जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो उनकी यादों में, उनके आंसुओं में आपको पुराने, अगर वो अपने कुछ कागजात निकाल कर दिखाते हैं या कोई पुराना फोटोग्राफ होता है तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये जो था यहाँ पर, जो गांव था जो ख़त्म हो गया, जिसके बाद शहर बना, या गांव थे जो ख़त्म हो गए जिसके बाद शहर बना, और फिर उन गांव का कोई नाम निशान आज नहीं नज़र आता है इन नैरेटिव्स में, इन बातों में जो शहर के बारे में बड़ी बड़ी होती हैं। चंडीगढ़ के बारे में, जैसे चंडीगढ़ एक शहर ही हो गया है। अगर आप बॉलीवुड को देखें, बॉलीवुड की फिल्मों को देखें, वहाँ पर आजकल चंडीगढ़ एक लोकेशन की तरह बहुत इमर्ज करके आता है, तो एक शहर ही दिखता है आपको, वहाँ के बीच का गांव, वहाँ के बीच का स्लम नहीं दिखता है। मुझे लगता है यही हालात दिल्ली, बम्बई और दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके साथ भी वैसा ही है। यहाँ पर एक ऐसी आवाज़ जो कि लिटरेचर से है, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी, किस तरह से वो बयान करते हैं। हालांकि दूसरी बड़ी आवाज़ें भी हैं, इस तरह की बातें भी हैं कि कोई अपने बचपन को याद करते हुए मुझे बताता है, मेरे रिसर्च के दौरान जब मिलने गई लोगों से, कि कैसे उनके पिताजी ने गोली खाई, इस शहर, उनकी टांग पर गोली लगी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस शहर के बनने के प्रोसेस में, की प्रक्रिया में, जो उनका विस्थापन हो रहा था, और कहा कि आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते हैं। नेहरू इस देश की आधुनिकता को और इसके आधुनिक सपने के रूप में चंडीगढ़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ के बड़े अखबार, बड़ा एक ही था उस वक्त, ट्रिब्यून, वो इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन ये बातें कहीं नहीं आती हैं, ये बातें, ये आवाज़ें कहीं नहीं आती हैं। ये किसी लिटरेचर में आपको, मेन स्ट्रीम लिटरेचर में कहीं, बॉलीवुड आज ना, या इवन पंजाबी गाने बहुत से बने हैं, पंजाबी संगीत अगर आप देखें, जो उसमें चंडीगढ़ एक लोकेशन के रूप में, चंडीगढ़ के ऊपर भी बहुत से गीत बने हैं। तो किस तरह से गांव को खत्म कर दिया जाता है और शहर को ऐसी एक स्वप्न नगरी की तरह पेश किया जाता है, जैसे शहर आकर के आपके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। शहर एक बहुत ही इमेंसिपेटरी स्पेस है, उस पर मैं आऊँगी अभी जब मैं जाति की बात करूँगी, कि किस तरीके से शहर को एक ऐसे आइडिया के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक ऐसे विचार के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि एक बहुत ही मुक्तिदायिनी जगह है, मुक्तिदायिनी स्पेस है, इमेंसिपेटरी स्पेस है, जहाँ पर कि आपको वो होने की आज़ादी होगी जो कि आप हो सकते हैं या होना चाहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, सच भी है। लेकिन हम उसकी वो उतना उसके अंदर भी बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों को देखना होगा, बट उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं एक शहर अधूरा सा, एक नावल कश्मीरी लाल जाकिर जी थे, उनके एक नावल में मुझे ये जिक्र मिला और मुझे लगा कि जो बहुत से लोगों से मैंने बातें की, जिन लोगों से मिली, सो कहीं ना कहीं उनका ये उनके हालात को बयान करता हुआ इस नावल में एक ये छोटा सा हिस्सा है जो बिल्कुल चंडीगढ़ के बारे में वो बात करते हैं। ये कैसा नायाब बच्चा था, इसे जिंदगी में सिवाय सोते रहने के और कोई काम नहीं था। गांव उजड़ रहे थे, घरों को गिराया जा रहा था और छतें टूट रही थी, दीवारें टूटकर बिखर रही थी और लोगों को इसे लेकर बेचैनी थी। लोग चिल्ला रहे थे, चारों तरफ चीख पुकार का माहौल था। वे अपने विस्थापन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। खुद को संगठित कर वे सरकार के खिलाफ विद्रोह का नारा उठा रहे थे। उसी दौरान गोली भी चली, लोग मारे भी गए, लोगों पर प्रतिबंध भी लगाए गए, औरतें बेवा हो गईं, मारे गए लोगों की आखिरी रस्में भी की गईं, मारे गए लोगों का मातम भी मनाया गया। तो ये जो चंडीगढ़ के बनने की, इसके सेलिब्रेट होने की प्रक्रिया में आवाज़ें थीं, ये जो कहानियाँ थीं, ये दब गई। और कैसे गांव पीछे खिसक जाता है, कैसे गांव कहीं किसी हाशिए पर रह जाता है, हाँ, कैसे उसके ना होने के मातम की भी जगह शहर नहीं छोड़ता है। हाँ, शहर का जो एक म्यूज़ियम बनता है, आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम यहाँ पर जो है,
आर्किटेक्चर म्यूजियम चंडीगढ़ का। सो वहाँ पर भी शहर के होने की सेलिब्रेशन तो है, लेकिन उस प्रक्रिया में किस तरह से गांव छूट गया, ख़त्म हो गया, हमने उसे खो दिया, उस त्रासदी पर हमने बात नहीं की। और ये त्रासदी एक्चुअली आइडिया के लेवल पे एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हमारा जो आधुनिकता का पूरा आइडिया था, इवन नेहरूवियन आधुनिकता का भी जो एक आइडिया था, वो ये था कि जैसे हमें एक नए प्रेजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है, एक नए वर्तमान की रचना करनी है जो कि हमारे अतीत से कटा हुआ हो। हाँ, जैसे एक नाभि नाल होती है। हाँ, बच्चा, अब आप नाभि नाल को काट दीजिए, उसका जो 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 सोर्स है नरिशमेंट का, हाँ, वो जहाँ से बच्चा अपने माँ से एक नरिशमेंट लेता है, वो नरिशमेंट जो है उसके सोर्स को आप ख़त्म करके आप इस बच्चे पे ही फोकस करें, जो उसका नरिशमेंट का सोर्स था उस पर आप ना फोकस करें। तो ये शहर की नरिशमेंट कहाँ से हुई, किन ज़मीनों पर ये बना, हाँ, कहाँ से ये आया, किन लोगों ने इसको बनाया, किन हाथों ने इसकी रचना की, वो जो नरिशमेंट के सोर्सेज थे उसको काट करके नेहरूवियन आधुनिकता जो है, चाहे वो बड़े बांध बना रही थी, चाहे वो बड़े बड़े प्लांट्स लगा रही थी, चाहे वो ऐसे शहर कंस्ट्रक्ट कर रही थी। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हुआ। इस्लामाबाद की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। और मुझे लगता है कि कभी आप सरहद पार के लोगों को बुलाइए और उनसे बात करिए कि इस्लामाबाद की कहानी में और कौन सी कहानियां छुपी हुई हैं। ब्राज़ीलिया एक इसी तरह का नया आधुनिकता के मॉडल पर तैयार किया गया, आधुनिक आर्किटेक्चर के मॉडल पर तैयार किया गया शहर था। वहाँ भी इसी तरह की कहानियाँ आपको जगह जगह मिलेंगी। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो नेहरूवियन मॉडर्न आइडिया के तौर पर, ये जो मैं बात कर रही हूँ, इसको कहीं ना कहीं हमें आइडिया के तौर पर भी देखना होगा कि जो हमारा आधुनिकता का आइडिया था वो पूरी तरह से ये बात करता था कि भाई पास्ट से हम कट लें, उस पास्ट की बात ना करें और एक नए प्रेजेंट की जो है वो सृजना करें, उसको हम सृजें, उसको तैयार करें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पास्ट की बात किए बिना, यहाँ पर जाति है, यहाँ पर लिंग पर आधारित, जेंडर पर आधारित बहुत सारे भेदभाव हैं, लेकिन जाति इस देश का सबसे बड़ा, और मैं कहूँगी कि एक ऐसा रोग है, एक ऐसा हम सबके जो अंदर बसता है और हम सबके बाहर भी बसता है, हमारे शरीरों में बसता है, हमारे होने में बसता है, हमारी रोज़मर्रा में बसता है, हमारी स्पेसेस में बसता है। वो स्पेसेस चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो कोई भी स्पेस हो, पर हम बात नहीं करते हैं। हाँ, अक्सर ही जाति के बारे में जब भी बात होती है तो वो आकर के रिजर्वेशन पे ख़त्म हो जाती है। क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटीज़ के क्लासरूम्स में, बसों में, ट्रेनों में, ड्राइंग रूम्स में, जहाँ भी जाति पर बात होती है, अगर आप कहीं ये ले आए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के की ज़िंदगियों में ये बात आप करेंगे तो अक्सर ही वो कहेंगे भैया हमें तो रिजर्वेशन के बेनिफिट देखिए नहीं मिलते हैं, देखिए कितने प्रिविलेज हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले रहे हैं और फिर भी इनको शिकायतें हैं। ये जो मसले हैं जहाँ पर कि हम, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जहाँ हम अपने पास्ट से जब इंगेज नहीं करते हैं, और जाति जो है वो यहाँ हमारे देश के अतीत का और उसके वर्तमान का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि ये नेहरूवियन मॉडर्निटी भी उससे इंगेज, उससे रूबरू नहीं होना चाहती थी। गांधी हो रहे थे उस वक्त में, अम्बेडकर हो रहे थे, बहुत रेडिकल तरीके से अम्बेडकर हो रहे थे। और अम्बेडकर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम शहर और गांव की बात कर रहे हैं, हम बाइनरीज की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर बहुत क्लियर थे। अम्बेडकर जानते थे कि गांव की जो स्पेशलिटी है, गांव की जो स्पेस है, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज की हुई है, उसको अगर कोई कुछ तोड़ता है तो वो शहर की स्पेस तोड़ती है। गांव में दलितों के लिए अलग इलाका पहले से ही तयशुदा है, और शहर में वो एक उम्मीद से देख रहे थे कि नहीं, शहर में ये स्पेस टूटती है, और ये बिल्कुल सही है, शहर में ये स्पेस टूटती है। लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को देखें या कंटेम्प्रेरी वॉइसेस को देखें, अगर आप दलितों से बात करें तो आप देखेंगे कि ये स्पेसेस पूरी तरह से नहीं टूटती हैं। जैसे पेट्रियार्की अपने आप को जिंदा करने के लिए नए नए रूप गढ़ती है। आपको लगता है कि वो औरत जो कि किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस में नौकरी करती है, बहुत ज़बरदस्त बड़ी सी एक सैलरी पैकेज लेकर के आती है, वो पेट्रियार्की का शिकार नहीं है, पर वो है।
वो है, और वो तरह तरह से उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी में वो है, और बहुत बुरी तरह से शिकार है वो पेट्रियार्की का। उसी तरह से जाति जो हमें बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसेस नज़र आती हैं, शहरी स्पेसेस नज़र आती हैं, वो स्पेसेस जहाँ पर हमें लगता है यहाँ तो कभी जाति की बात नहीं होती, हम सब इकट्ठे बैठ कर के खाना खाते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर आते हैं, पर इन्हीं स्पेसेस में आप अगर ढूंढना चाहें तो आप उसी ड्राइंग रूम में अखबार उठा करके देख लीजिए इतवार का, और आपको मिलेगी जाति। वही सभ्य, वही पढ़े लिखे परिवार कहेंगे कि भैया जब शादी की बात आती है तो हमें अपनी ही जाति में, अखबारों के कॉलम बयान करते हैं। और अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, शादी.com से लेकर दूसरे जगह जगह, वहाँ पर भी अगर आप देखें किस तरीके से हम बटे हुए हैं। और अम्बेडकर का तो यही एक बहुत बड़ी उनका जो एक कह लीजिए कि उनकी सोच का एक हिस्सा था, वो ये था कि जब तक ये नहीं होगा, इंटरकास्ट मैरिजेस जब तक नहीं होंगी, ये एक यहाँ क्या एक जिसको कहते हैं नॉर्मलाइज होना, हम कहाँ पहुँचे हैं वहाँ। चाहे आप हरियाणा देखें, चाहे आप पंजाब देखें, आज भी भाग भाग कर हाईकोर्ट तो आना पड़ता है चंडीगढ़ के उन यंग कपल्स को जो कि दलित, दोनों में से कोई एक दलित है और एक उच्च जाति के हैं, और वो सोच रहे हैं इकट्ठा जिंदगी बिताने का। सारा समाज पीछे पड़ जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो आपके बड़े सरकारी अफसर हों, बड़े पुलिस के महकमे के लोग हों, सब वहीं खड़े होते हैं, जाति की तरफ खड़े होते हैं। जाति के खिलाफ वो अकेला कपल खड़ा होगा, 2-4 और एक्टिविस्ट खड़े होंगे और हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे होंगे। हाँ, सो इस तरह से जाति जो है हमारी जिंदगियों में है। और वो सिर्फ ऑनर किलिंग्स और ऑनर के नाम पर होता हुआ इस तरह का, मैं कहूँगी तशद्दुद जिसको पंजाबी में कहते हैं, या इस तरह का इस तरह की जो हिंसा है वो नहीं है। वो बहुत सटल तरीके से भी है। जब आप किसी को देख करके कहते हैं आप तो बहुत सुंदर सोने हैं, ऊंचे लंबे हैं, गोरे हैं और बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, आप वो नहीं हो सकते, तो आपको नहीं पता कि आप किस तरह से एक ब्रूटल कास्टिस्ट रिमार्क दे रहे हैं, और जिसको आप दे रहे हैं उस पर क्या बीत रही है। दरअसल मैं अपने रिसर्च में इससे बहुत ज़्यादा रूबरू हुई कि वो क्या बीत रही है। तो वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का जानता है कि मुझ पे क्या बीत रही है जब कोई मुझे ये कहता है कि तुम ये दिखते हो, बहुत सुंदर सोने दिखते हो ना, और बहुत ऊंचे लंबे हो, बहुत गोरे हो, तो हम उसी वक्त मार्क कर देते हैं कि सोने होने का किस जाति से संबंध है और सोने नहीं होने का किस जाति से संबंध है। हाँ, सो हम इस तरह से खांचों में बांटते हैं हमारे आइडियाज़ सुंदरता के बारे में, हमारे आइडियाज़ खान पान के बारे में, हमारे आइडियाज़ पहरावे के बारे में, हमारे आइडियाज़ रंगों के बारे में। हम सबको जोड़ देते हैं जाति से बातचीत में। हाँ, अरे कैसा रंग पहना है, ये तो वो लोग पहनते हैं। सो ये तो जाति हम कहाँ कहते हैं चली गई, जाति तो है। सो ये जो सपना देखा गया था कि बड़े नए शहर बनाकर, शहरीकरण करके और तरह तरह की इस तरह की और जो है वो कोशिशें करके आधुनिकता के माध्यम से हम जाति पे और इस तरह की और पुरानी जो हमारी पहचानें चली आ रही हैं जो कि बहुत ही रिग्रेसिव हैं, जो कि हमें इंसान होने की प्रैक्टिस और उसके आइडिया से बहुत दूर लेकर के जाती हैं, बहुत दूर लेकर के जाती हैं। सो वो पहचानों के बारे में आज मॉडर्न भाषा में, मॉडर्न शहर में रहते हुए अगर आप किसी दलित से बात करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये जाति तो हर जगह बसती है, ये जाति तो उस मॉडर्न शहर में भी बसती है जो कि अपने आप को बिल्कुल ये क्लेम करता है। यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुए, मेरा काफ़ी काम उस पर है। एंटी मंडल प्रोटेस्ट हुए 1990 के दशक में, और उन प्रोटेस्ट में ये क्लेम किया गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और जब ये प्रोटेस्ट हुए तो उसका जो प्रोटेस्ट तो थे, बेसिकली रिजर्वेशन तो था ओबीसीज़ के लिए, मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो ओबीसीज़ के लिए थे, लेकिन रिसर्च में सामने आता है कि किस तरह से दलितों को एक्चुअली उसका जो प्रकोप है, जो अपकास्ट प्रोटेस्टर्स थे, यंग स्टूडेंट्स थे,
वो जो प्रकोप है, उनकी जो प्रताड़ना थी, उसको भोगना पड़ा। किस तरह से नारों में जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस वक्त, किस तरह से जातिवादी सिंबल्स इस्तेमाल किए गए, और सिंबल क्या, प्रोटेस्ट करने के तरीके। आप झाड़ू लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कपड़े धोकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये रिजर्वेशंस आ जाएंगी तो हमें ये करना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं कि ये काम जो है ये बहुत ही मीनियल गिरे हुए काम हैं, ऐसे काम हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। आप मान रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो हाथ से किया गया काम है इस देश में उसको कभी इज्जत नहीं दी। हाँ, उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था हमने वो नहीं दिया, और हम नहीं करेंगे, ये तो किन्हीं और लोगों के काम है, वो करते रहे। सो ये जो इसी शहर में हुआ और नॉर्थ इंडिया के बहुत से शहरों में हुआ। इस पर तो लोगों ने सो कॉल्ड शहादतें भी दे दी, है ना, स्टूडेंट्स ने, लोग। सो ये जाति जो है हमारे अंदर पढ़े लिखे तबकों में किस तरह से बसती है और किस तरह से कोई भी रूप लेकर के बाहर आ जाती है। पेट्रियार्की किस तरह से बसती है और कोई भी रूप लेकर के बाहर आ जाती है। सो इनमें एक्चुअली बहुत, चाहे वो जाति की मैं बात करूं, चाहे मैं पेट्रियार्की की बात करूं, चाहे वो हमारे होमोफोबिया की बात करूं, ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर बसते हैं। हमें इससे अगर बाहर जाना है, इन बाइनरीज को तोड़ना है, तो अपने अंदर एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पर्सन्स, एज कम्युनिटीज, एज ग्रुप्स, एज पॉलिटिकल सोशल फॉर्मेशंस, बहुत गहराई से अपने अंदर एक नज़र डालनी होगी कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कास्ट को कैरी करके चल रहे होते हैं, कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रियार्की के वाहक बन रहे होते हैं, कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रा सी भी जगह नहीं देते जो कि हमसे अलग दिखते हैं, जो कि हमसे अलग कहते हैं कि भाई मैं क्वेयर हूँ, मैं स्त्री और पुरुष की इन बाइनरीज में नहीं हूँ, और मेरा होना थोड़ा अलग है। तो आप उसको स्पेस दीजिए। कैसे मजाक का पात्र बना देते हैं। सो हमें ये रोज़ हर वक्त शायद इस सेंसिटिविटी के साथ, इस संजीदगी के साथ अपने अंदर और अपने बाहर को देखना होगा, तभी शायद कहीं हम समाज में, अपने आप में, मुझे लगता है समाज से ज़्यादा पहले परिवर्तन तो यही है कि हम जहाँ हैं और हम खुद के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जाति के बारे में जब आप बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, तो आप उनके इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, उनको आपको कहीं मुक्त करना है। मुझे लगता है कि ये मुक्ति उनकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन सब की मुक्ति है जो जिनको कि बांधा हुआ है इन सब ने, चाहे वो जाति ने जकड़ लिया है उन सबको जो कि उच्च जाति होने के दंभ में इस तरह के गीत बनाते हैं। इन्हीं रीजन्स में बनते हैं ये गीत, हाँ, जहाँ पर कि आप अपने अपकास्ट होने को, अपने जट होने को, अपने जाट होने को एक तमगे की तरह इधर लगा के घूमते हैं। हाँ, आपकी शादियों में वो गीत बज रहे होते हैं, आपकी गाड़ियों पे वो लिखा रहता है। आप कहेंगे एक आप ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई मेरी आइडेंटिटी है, मेरी जाति है, मैं इस पे फख्र क्यों ना करूं। पर क्या आप उन चीज़ों पे फख्र करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ का, उनके शोषण का हिस्सा बनती रही? क्या हम चाहेंगे उन चीज़ों पे फख्र करना? हम किस चीज़ पे फख्र करना चाहते हैं? क्या हम उन चीज़ों पे फख्र करना चाहेंगे जहाँ पर हम दूसरे इंसानों के साथ ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही संजीदगी के साथ जिए, या फिर हम उन चीज़ों पर, उन आइडेंटिटीज़ पर फख्र करें जहाँ पर कि हमने उनको दबाया, हमने उनको कुचला, हमने उनकी जनरेशन्स को ख़त्म किया, हाँ? उनको इंसान होने की बेसिक जो एक प्री रिक्विजिट था, हाँ, उससे वंचित करते रहे। उनको पानी तक हमने लेने की इजाज़त नहीं दी जहाँ से हम पानी लेते थे। क्या आप उन पे फख्र करके आज अपनी बड़ी गाड़ियों पे अपने जाट होने का ये सिंबल लगाकर घूमना चाहेंगे और ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं तो इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ?
हम कहते हैं कि हम पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, हम देखें, है ना। आज हम इतिहास में ही जा रहे हैं पीछे, उसको देख रहे हैं, उसको खोद खोद कर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी जो है उसका ये स्पेस था और इस कम्युनिटी ने आकर के दबा लिया। उससे पहले जो आपकी जिंदगी में आज है, जहां आप आज जीते हैं, जिन लोगों के बीच में आप विचरते हैं, क्या आपने उस इतिहास को, अपने उस इतिहास को, जो कि एक शोषक होने का इतिहास था, शोषक थे आप, हम शोषक हैं, हाँ, जो अपकास्ट होने का दंभ में जी रहे होते हैं, हम शोषक हैं। जो पुरुष होने के और उस पौरुष के को बहुत बहुत ही महिलाओं के ऊपर दमन करके, सेलिब्रेट करके जी रहे होते हैं, हम शोषक होने का को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वहां जाकर के क्या हम संजीदा नहीं होना चाहते हैं? क्या हम सेंसिटिव नहीं होना चाहते? हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि जब भी वो गाने बजते हैं, जो लिखते हैं, जो गाते हैं, जो उन पे नाचते हैं, जो उन गाड़ियों पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हाँ, वो हमारी चंडीगढ़ में भी दिखता है। वो आप शायद रोहतक जाएंगे, आप भिवानी जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे अंदर, वहाँ भी आपको नज़र आएगा। हाँ, तो वो जो है, जहाँ आप अपने अपकास्ट होने की सेलिब्रेशन करते हैं, उस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं रुक करके 1 मिनट के लिए ये देखा जाए कि हमने किसको अपने शोषण का शिकार बनाया, इस आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने के प्रोसेस में। सो तब मैं कहूँगी कि आपको आधुनिकता के जो मायने, जो अम्बेडकर आधुनिकता का मायना देखते थे, वो शायद बहुत स्पष्टता से नजर आएंगे कि आधुनिक होना क्या है। आधुनिक होना क्या, बड़े चमचमाते शहर, बड़ी चमचमाती गाड़ियाँ, ये बड़े बिल्डिंग्स, इनसे होता है, या फिर आपके अंतर मन की गहराइयों में उस चिंतन से होता है, जहाँ पर कि आप शोषित होने की इन बातों पर, इन विषयों पर चर्चा कर सकें, या इनके बारे में सोच सकें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या होना चाहता हूँ। हाँ, मेरे होने के प्रोसेस में, मेरे होने की प्रक्रिया में कौन लोग हैं जिनका मैंने दमन किया, जिनको मैंने, या मेरे पूर्वजों ने किया। मैंने नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने भी किया। ये हिस्ट्रीज एक्चुअली, अपनी हिस्ट्रीज जो हैं, अपनी डिफ़िकल्ट हिस्ट्रीज, ये हमारे मुश्किल हिस्से हैं, ये हमारे सेल्फ के मुश्किल हिस्से हैं। जैसे ही किसी ड्राइंग रूम में जाति पर चर्चा सीधी रिजर्वेशन पे पहुंच जाती है, वो एक बहुत बड़ा एस्केप भी होता है, जिसमें हम अपनी ही सेल्फ, अपने ही स्वयं के उन हिस्सों से रूबरू नहीं होना चाहते हैं, जो कि मुश्किल हिस्से हैं, जो कि डार्क हिस्से हैं, जो कि भयावह हिस्से हैं। हमें तो नज़र आता, अरे वो आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर शोषण किया, वो बाहर से आए थे, कुछ किन्हीं दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमने कहाँ आक्रमण किया? कास्ट है, पेट्रियार्की है, बैकवर्डनेस है, लोग एक दूसरे को ऊंच नीच के हिसाब से देखते हैं, कौन ऊपर कौन नीचे। लेकिन अंबेडकर ने सोचा कि शहरों में जाके ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 रास्ते थे। एक, जब आपने कहा कि गांधी ने हमें बताया कि खुद के बारे में हम कैसे सोचें, और फिर हमारे सामने कुछ गांधीयन वैल्यूज थे, मतलब ट्रूथ, नॉन वायलेंस, और मतलब इस तरह की बाकी सारी चीज़ें, और हमने ये सीखा कि हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है। और फिर नेहरू आए और उन्होंने एक और आधुनिकता का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आए, और वो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, बिल्डिंग्स कैसे बने, शहर कैसे बनाए। शहर हो तो चंडीगढ़ जैसा होना चाहिए, और वी सी सिटीज, मोर सिटीज इन इंडिया लाइक चंडीगढ़। तो ये तीनों में मतलब एक बहुत बड़ा फर्क है, जो हमको साफ साफ दिख रहा है। और इस फर्क में ये फर्क मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चर्चा से ही खत्म हो जाएगा। मतलब इन सब के लिए कोई जिम्मेदार है। अगर गांधी के नजरिए से हम देखेंगे तो हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम आज भी उस गांव की जो एक मानसिकता जो हमारे इतिहास ने हमें दी है, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए। नेहरू के हिसाब से देखेंगे तो शायद लगेगा कि शहर में आ गए, शहर में हमें फैसिलिटेशन मिल गया, लेकिन फिर भी हम बदल नहीं पाए। तो हमें वो एक फिजिकल फैसिलिटेशन, जो मटीरियलिस्टिक चीजें हमें मिल गई, वो भी हमारी मानसिकता को आज भी चेंज नहीं कर पाई। और अब मतलब जो तीसरे
हैं अंबेडकर हमारे सामने, तो हम उनको हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखें, तो हम उस पे कैसे काम करें। मतलब बिकॉज डेवलपमेंट के दो जो मॉडल हमने लिए, गांधी और नेहरू, उन दोनों पे ही हम ठीक से तो काम नहीं कर पाए। मतलब हम मटीरियलिस्टिक हो गए, लेकिन हम मतलब सच में हम अच्छे इंसान, एक मतलब इंसान तो आज भी नहीं बन पाए। देखिए, अंबेडकर की जहाँ तक मैं बात अंबेडकर की जो बात है, मुझे लगता है कि अंबेडकर हमें रास्ता दिखाते हैं। अंबेडकर हमें वो रास्ता भी दिखाते हैं जो कि गांधी ने कहा। हाँ, उसको अक्सर ही गांधी के हिस्से लेकर के आते हैं हमारे यहाँ चर्चाओं में भी और वैसे भी, कि ट्रूथ का आइडिया, नॉन वायलेंस का आइडिया और ये सब आइडियाज जो हैं जैसे गांधी के हिस्से ज़्यादा आ जाते हैं। बट अगर आप देखें, अंबेडकर ने अपनी जीवन के अंतिम जो पड़ाव थे उसमें बुद्धिज़्म को जो है अपनाया और दलितों को एक आवाज़ भी दी कि आप आइए इस तरफ देखिए। और उनको पता था हिंदुइज्म का वायलेंस क्या है। हाँ? गांधी हिंदुइज्म के वायलेंस को एक बहुत अलग तरीके से डील और हैंडल करने की बात कर रहे थे, और अंबेडकर को पता था कि जो मटेरियल सिचुएशंस हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है बदलाव आने की और लाने की। सो अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वो एक रेडिकल स्टेप होता है, और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर आप बुद्धिज़्म को और उसके जो टेनेंट्स हैं उसको देखते हैं तो वहाँ पर ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, ये सारे जो आइडियाज़ हैं, जो सारे आइडियाज़ हैं, कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाते हैं हमें। हाँ, एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हमारा डेवलपमेंट का आइडिया था इस देश में, नेहरूवियन जो आइडिया था वो इन मायनों में बहुत फ्लॉड था, जहाँ पर कि वो आधुनिकता जो थी वो काफ़ी हद तक वेस्ट से इंपोर्ट की गई थी। और इसमें अभी मैंने वो सब बातें नहीं की कि किस तरह से वहाँ पर बड़े जो फाउंडेशंस थे, अमेरिकन फाउंडेशंस थे, उनका क्या रोल रहा, यहाँ पर जो पैसा आया, चाहे वो ये शहरों को बनाने का हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, किस तरीके से जो रॉकफेलर और फोर्ड और ये दूसरे जो बड़े फाउंडेशंस थे वहाँ से एक बड़ा टेक्नोलॉजी की टर्म्स में भी जो है वो इम्पोर्ट हुआ। हाँ, किस तरीके से वो सारी राजनीति, उस सारी पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बात नहीं की, मैंने उसको डेलिबरेटली छोड़ दिया। पर ये तो है कि हमारी जो आधुनिकता थी वो काफ़ी हद तक, या हरित क्रांति, उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी को पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसको बोलते हैं, हमने इम्पोर्ट किया वैसे कि वैसे इन समाजों में ला करके उसको अप्लाई किया, जैसे अप्लाई किया, एक फॉर्मूला की तरह अप्लाई किया, और फिर उसके परिणाम हम आज देखते हैं क्या हो रहे हैं। सो नेहरूवियन आधुनिकता की तो अपने क्राइसिस थे, हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता है। वो काफ़ी मायनों में एक नया एक्सपेरिमेंट था नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि पार्टीशन का जो वायलेंस था उसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ का जो रोल है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान होने का जो कम्युनल जो वायलेंस हुआ, तो नेहरू वाकिफ़ थे कि ये आइडेंटिटीज़ क्या कर सकती हैं हमारे साथ। तो वो जो उस मोमेंट पे डेलिबरेटली एक ऐसे आइडिया को चुनना या उस फ्रेमवर्क में जाना जो कि इन आइडेंटिटीज से थोड़ा परे ले जाए और अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करे, हाँ, जो कि मॉडर्निटी में निहित होता है जैसे आप। सो वो उस वक्त की शायद ज़रूरत भी थी इस देश के लिए, बट उसका अपना अंदर का जो डिबेट्स हैं, उसके अंदर के जो सवाल हैं वो तो हमारे सामने आते हैं, चाहे विस्थापन की प्रक्रिया में लोगों की आवाज़ें हों या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन जो बाद में खड़े हुए, वो इस सबको क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अम्बेडकर रास्ता दिखाते हैं, अम्बेडकर हमें एक काफ़ी रेडिकल पाथ दिखाते हैं, जहाँ पर कि वो गांधी का जो एक गांव का आइडिया है जिसको कि बहुत ही एक बहुत ही आइडियल की तरह गांधी गांव को देखते हैं, अम्बेडकर को उसमें जाती नज़र आती है। अम्बेडकर को पता है क्योंकि कि वहाँ पर जो स्पेस है किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, अम्बेडकर को वो सब जो दलित बाड़े हैं, वो जो पंजाब में जिसको कहते हैं कि लैंदे पासे, हाँ, ढलती तरफ दलितों के घर हैं, अम्बेडकर वाकिफ़ थे उनसे, स्पेशल टर्म्स में भी और प्रैक्टिसेस की टर्म्स में भी, कि किस तरीके से गांव जो है एक बहुत ही ब्रूटल एंटिटी है
और अगर आपको उससे बचना है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्पेस हो जो कि एक इमेंसिपेटरी स्पेस बन सके, और वो शहर को बहुत ही उम्मीद से देखते थे। दलितों में भी आपको ये जो मैं कहूँगी कि ये होप, ये उम्मीद नज़र आती है, और शहर को एक इमेंसिपेटरी स्पेस की तरह देखते हैं। कभी आप मोची दा पुत करके कहानी है, वो पढ़िएगा, पंजाबी के एक ऑथर हैं मोहनलाल फिलौरिया करके, उनकी लिखी हुई कहानी है, उस पर कुछ नाटक भी बने हैं। सो कैसे गांव की जो स्पेस है वो तो तकलीफदेह स्पेस है दलित के लिए, बहुत तकलीफदेह स्पेस है, लेकिन शहर में जब आते हैं तो वो तकलीफ जो है वो ख़त्म नहीं होती है। वो तकलीफ कैसे कंटिन्यू करती है, वो मोची दा पुत जो है वो कहानी बहुत अच्छे से बताती है। लेकिन कहीं मैं बीच में थोड़ा सा जिक्र जो है, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया शहर और गाँव का, तो मैं मेरी आवाज़ नहीं रखूँगी। मैं प्रकाश मेहमी करके मेरे रिसर्च में एक दलित महिला जो हैं उनकी आवाज़, जो कि अपने बारे में बात करती हैं और शहर में दलित होने के अनुभव को कैसे बयान करती हैं, मैं ये आवाज़ सामने लेकर के आना चाहूँगी। ये मेरे थीसिस का हिस्सा है, पीएचडी थीसिस का, ये जो मैं पढ़ रही हूँ। मुझे याद है कि जब हम 1975-76 के दौरान इस शहर में आए थे, उन दिनों में लोग बहुत छुआछूत मानते थे। प्रकाश मेहमी चंडीगढ़ के संदर्भ में बात कर रही हैं। अब हम खुले तौर पर रह रहे हैं और अब वैसा कुछ नहीं है। लोग अब हमारे सामने कुछ नहीं कहते, बल्कि पीठ पीछे बात करते हैं। जब हम किराएदार की तरह यहाँ रहने आए थे तो उस वक्त मकान मालिक हमारी जाति के लोगों को थोड़ा अरुचि से देखते थे। मैं कह नहीं सकती कि वे ही इस तरह का व्यवहार करते थे या हमारे मन में उनके प्रति इस तरह की भावना आती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने अपनी जाति के बारे में बता दिया तो पता नहीं वे हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। हम एक खत्री परिवार के घर में किराए पर रहते थे। वे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि जब बात जाति पर आती तो वे हमारी जाति पूछते हुए कहते, क्या आप बनिया हैं? एक बार मुझे जवाब में कहना ही पड़ा, हाँ हम बनिया जाति से हैं। लेकिन यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई और इसे लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। मैं इसके बारे में अक्सर सोचती और मुझे खुद के बारे में काफ़ी बुरा महसूस होता। लेकिन हम वहाँ किराएदारों की हैसियत से रहते थे। मैंने तब खुद से कहा था कि जब हमारा खुद का घर होगा तो हम कभी भी अपनी जाति को लेकर झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी अपनी जाति नहीं छुपाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 1977 में हमारा खुद का घर हो गया। यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। कभी किसी ने हमारे साथ कोई खास भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू में ही सबको बता देती हूँ कि मैं एक शेड्यूल कास्ट स्त्री हूँ, हम एससी हैं। अगर आप हमारे साथ सामाजिक संबंध रखना चाहते हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं भी रखना चाहते तो कोई फर्क नहीं। जब उन्हें मेरी जाति के बारे में पता चलता है तो उनमें से कुछ मेरी पीठ के पीछे बातें करते हैं, लेकिन मेरे सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। सो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं कि आप शहर में आ जाते हैं लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती। ये उस तरह से भी आते हैं कि मंडल प्रोटेस्ट के दौरान, वो भी मेरे इसका हिस्सा ही है रिसर्च का, किस तरीके से जो दलित स्टूडेंट्स थे या वैसे भी आपको क्लास में पूछा जाता है कि भाई कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी से, अपना सर्टिफिकेट ले आइए। आपको अपने सर्टिफिकेट को छुपा के दिखाना पड़ता है। आप छुपाते हैं जैसे मेरा कोई गुनाह हो। और जिसने शोषण किया है वो अपना सीना चौड़ा करके बहुत ही दम्भ के साथ कह रहे होते हैं कि हम उच्च जाति से हैं। ये यहाँ जाति ये नहीं खत्म होती, ये खत्म नहीं होती। ये जब बदलेगा, और इसको बदलने की इस देश में मुझे लगता है अगर सबसे बड़ा कोई ऐसा मुद्दा है जिसको वी पुश अंडर द कारपेट, वो जाति है। उसको हम छुपाते हैं, उसको हम कहीं दूर रखना चाहते हैं, अपकास्ट। क्योंकि जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको अपना वो पुराना भयावह पास्ट, आपको अपना वो डार्क, आपको अपना वो एकदम बहुत ही मुश्किल पास्ट नजर आएगा। तो वो आप अपने ही मुश्किल हिस्से से डील नहीं करना चाहते कि मुझे तो लगता है वो इन्वेडर जिनको लेकर के हम सारा दिन बड़े नारे लगाते रहते हैं कि वो आए और उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, यहाँ किसने किस पे किया, जरा उसके बारे में बात कर लीजिए। किसके पास आज जमीनें नहीं हैं? कौन सी ऐसी कम्युनिटी है इस देश में जिनके पास जमीन के नाम पे कुछ नहीं है?
कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास, हमने कहाँ किसका हिस्सा लिया, हमने कहाँ किसकी चोरी की, हमने कहाँ किस पे इन्वेजन किया, हमने कहाँ किसी को काटा मारा ख़त्म किया। हाँ, और वो बाहर नहीं है। अगर हम नेशन की सेंस में भी बात कर ले तो वो तो हमारा अपना ही है ना। हाँ, जिसको हम इंडियन कहते हैं तो वो तो बाहर नहीं है, वो तो इंडियन है, वो तो नेशन है, नेशन का हिस्सा है। तो हमने अपने अपने ही एक हिस्से को तो काटा है ना, उसको ख़त्म किया है, उसको, उसके साथ हमारा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक रिश्ता है। तो ये कास्ट का जो सवाल है वो हमारे अपने अंदर के एक कलेक्टिव के तौर पर मैं कह रही हूँ, जो अपकास्ट के, उसको मैं एक बड़ी अपकास्ट कैटेगरी की तरह ही कहना चाहूँगी। उसमें अलग अलग तरह की और भी विभाजन है, सब कुछ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। बट ये कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हिस्सा है अपने होने का। और इसका जो जिम्मा है, अक्सर ही कास्ट के बारे में जब बात होती है तो ऐसे लगता है दलित के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली उल्टा है, इसको उल्टा होना चाहिए। हाँ? वहाँ कास्ट नहीं बसती है, दलित के शरीर में और उसके मन में नहीं बसती है। जहाँ बसती है उसको वहीं से इंगेज किया जाना चाहिए। और वो बसती है अपकास्ट, उच्च जाति मन, उच्च जाति मानसिकता, शरीर, जीवन शैली, वहाँ बसती है। तो आप उसको वहाँ ढूंढिए। देखिए, जहाँ तक कास्ट और क्लास की बात आती है, क्योंकि हम शहर पे ही बात कर रहे हैं तो मैं वहीं से ही ले आती हूँ बात को। शहर की अगर आप बस्ती में जाएंगे, कॉलोनी में जाएंगे, स्लम जिसको, तो वहाँ पर आप मेरा एमफिल का रिसर्च उस पे था। मोर देन 80% ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, मोर देन दैट 90% होंगे, 95, कम फ्रॉम दलित बैकग्राउंड्स। सो हमारे देश में कास्ट और क्लास तो ओवरलैप करता है। ज़्यादातर जो स्लम ड्वेलर्स हैं, बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वो दलित ही होते हैं। ज़्यादातर जो पॉश इलाकों में रहने वाले लोग हैं, शहर में आप कभी जा कर के सर्वे कर लीजिएगा, आपको दिखेगा कि इक्का दुक्का % दिखेंगे जो कि दलित होंगे। यहाँ के जो बड़े पॉश सेक्टर्स हैं इस शहर के भी, चंडीगढ़ के, ज़्यादातर आपको जाट नज़र आएंगे, ज़्यादातर अपकास्ट, दूसरी जो जातियाँ हैं, उच्च जातियाँ हैं, उनके नज़र आएंगे। ऐसा क्यों है? ये क्यों है ऐसा? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आपको हर जगह पर ये देखने को मिलता है। आपको कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नज़र ही नहीं आएगा कि कोई प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, वाल्मीकिज़ हैं, जैसे दर्शन रतन रावण, एक पंजाब में मूवमेंट है आदि धर्म समाज करके, उनके जो लीडर हैं दर्शन रतन रावण, वो अक्सर ही जब उनसे बात होती है तो वो कहेंगे कि वाल्मीकियों में तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे मीडिया के लोग तो नहीं मिलते हैं। अब बात कर लीजिए किसी ब्राह्मण से जा करके, पंजाब में या कहीं और इस देश में, क्या ऐसा नहीं है? ये कैसे कोइंसिडेंस है? हमारे देश में कास्ट और क्लास को एग्जिस्ट, ओवरलैप करती है, एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं। हाँ, निम्न सो कॉल्ड, मैं इसको कहूँगी सो कॉल्ड, आप जो है वो निम्न जाति से हैं तो सो कॉल्ड आप जो है आप निम्न वर्ग से भी होंगे। सो ये इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस। तो डेफिनेटली कास्ट के सवाल को क्लास के सवाल से अलग करके कतई नहीं देखा जा सकता, बल्कि यहाँ की जो मूवमेंट्स रहीं, लेफ्ट का भी ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है जो कि बाद में दलित मूवमेंट से आया, और एक बहुत वाजिब क्रिटिक मुझे लगता है, जहाँ पर कि आपने जाति के सवाल को एड्रेस नहीं किया। आप अक्सर ही जब क्लास के सवालों को एड्रेस करते थे तो आपको जाति दिखी नहीं, आपको अपने कॉमरेड की जाति भी नहीं दिखी। हाँ, आपको आप सो वहाँ पर किस तरह से जातियों के विभाजन थे। हाँ, सो कौन था जो कि लाल सिंह दिल जैसा कवि जो है वो तो लेकर के आता है इसे अपनी कविताओं में। पंजाब के जो एक बहुत बड़े कवि हैं, हाँ, सो वो उनकी कविताओं में आपको दिखेगी ये बात, जाति की बात वो करते हैं, क्योंकि जाति उनके एक्सपीरियंशियल, उनकी दुनिया का हिस्सा रही है। जाति के आधार पर अपने बचपन की जब वो बात करते हैं, उनकी जो बायोग्राफी है लिखी हुई निरुपमा दत्त ने, आई थिंक, सो उसमें जब वो बात करते हैं अपने बचपन की, तो किस तरह से वो स्कूल में जब जाते थे और कैसे रविदास का पोस्टर होता था और उस पोस्टर को टीचर कह देता था कि भाई हटाओ, और दूसरे, सो ये सब बातें मूवमेंट्स में भी तो ये रहा है।
हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हुई, जहाँ पर कि क्लास के सवाल उठाए गए, जहाँ पर वर्ग के और वर्ग के आधार के ऊपर किस तरह से भेदभाव होता है समाज में और उसको किस तरह से इंगेज किया जाना चाहिए, वो सारे जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के सवाल थे, वहाँ पर जाति छूट गई। और फिर बाद में तो दलित आंदोलनों में भी दलित जो महिलाएं थी वो एक अलग और सवाल लेकर के आती हैं, जिसमें वो ये सबको क्वेश्चन कर देती हैं, सबको कटघरे में खड़ा करके पूछती हैं कि यहाँ पर तो बात जो है वो दलित पुरुष की भी होनी चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी लेयर्स हैं, है ना। इन लेयर्स को हमें समझना होगा, देखना होगा। और बहुत बार जो मूवमेंट्स के प्रोग्रेसिव जो मुखौटे हैं, किस तरह से हमारी ये जो पहचाने हैं, उनकी राजनीति है, वो उतार फेंकती है। और जो ज़रूरी है कि उन मुखौटों को उतार फेंका जाना चाहिए, चाहे वो हमारी विमेंस मूवमेंट को सवालिया निशान से देखती हुई दलित महिलाओं की मूवमेंट्स हों, जो कहती रहीं कि डाउरी के जो सवाल थे वो तो आपके सवाल थे, आपके यहाँ डाउरी एज ए सिस्टम प्रचलन में था, हमारे यहाँ तो सवाल दूसरे थे। हमारे यहाँ तो सवाल ये था कि खेतों में दलित महिलाएं जा रही हैं और उनके ऊपर जिस तरह की हिंसा होती है उसमें यौन शोषण की जो हिंसा है वो भी शामिल है। वो बड़ी बात थी हमारे लिए। और वुमेन्स मूवमेंट तो इंडिया में 70 के दशक में डाउरी से इंगेज कर रहा था, और हमारे तो सवाल ये थे, हमारी आवाज़ें कहाँ थी। और आपने रेप से इंगेज करना शुरू किया 2012-13 के आसपास, क्योंकि तब उच्च जाति की जो महिलाएं थीं, न्यूलिबरलाइज ये पूरा जो हमारे यहाँ से हुआ, जो भी बदलाव आए, उसकी वजह से अब हमारे शहरों की, हमारे छोटे कस्बों की लड़कियों को रात में जा कर के नौकरियां करनी थी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बदल गया है, कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी है, उसकी वजह से अब पब्लिक स्पेस में तो हम भी जा रहे हैं और रेप्स हो रहे हैं। तो रेप एक मुद्दा बन जाता है 2012 में, लेकिन दलित महिलाओं के लिए वो बहुत पहले से एक मुद्दा था। वो हमारी मूवमेंट्स में भी किस तरीके से फोरफ्रंट पे नहीं आया, विमेंस मूवमेंट में भी बाद में आया, बाद में दलित महिलाओं ने उसको सवाल करते हुए क्वेश्चन उठाए। बट ये तो है, ये जब जाति के सवाल उठते हैं तो उस पर बहुत कुछ ये बिखरता है, बंधा बंधाया बना बनाया, काफ़ी कुछ बिखरता है। वो आगे नहीं गई, एक जगह आ गया, टक गई। और अब शहर में भी जो, जैसे गांव में भी था कि अलग से उनके लिए बस्तियां बन रही थी, शहर में भी तो अलग से बस्तियां डेवलप होने लगी। और जो गांव में बस्तियां थी वो कम से कम स्थायी तो थी, लेकिन जो शहर में बस्तियां अलग से बनी, उनको वो पूरे शहर को विकसित करते हैं, फिर अलग बस्ती बनती है, फिर उन बस्तियों को फिर ढा दिया जाता है, फिर वो कहीं और बसते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा एक और, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गांव से आप शहर आते हैं इस उम्मीद में कि शायद जाति का जो है वो वहाँ पर दमन कम होगा, और कुछ मायनों में कम होता भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, होता भी है। आज भी यूपी के गांव में मैं खुद उसकी विटनेस हूँ, दलित जो है वो बुजुर्ग, हाँ, दलित बुजुर्ग एक अपर जाति की महिला को पैरों को हाथ नहीं लगाता है, अपने सर को जमीन पे लगा के उसको झुक के प्रणाम करता है कि उसके टच से वो महिला ये नहीं हो जाए। सो ये तो आज भी है। वो आपको शहर में नहीं मिलेगा इस तरह से देखने में कि ये जो बहुत ही घिनौना दृश्य जो मैंने आपको अभी बताया, वो आपको शहर में इस तरह से होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन शहर में आपको क्या दिखेगा? शहर में जैसे मैं फिर दलित को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बहुत ही बैकवर्ड, आदिम, रिग्रेसिव, और उसके साथ इर्रेशनल, अतार्किक। दलित की जो संकल्पना है, उसकी जो एक इमेज है, उसके जो आइडिया है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है। इसको मैं खोल के बताना चाहती थी, बट शायद अगर आप कुछ लिटरेचर, जैसे मैंने आपको ये कहा, मोची द पूत जैसी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, और भी कई जगह आपको नजर आएगा कि किस तरीके से, और उसकी जो दूसरी बाइनरी क्रिएट की जाती है, रैशनल, हाँ, वी आर अपर कास्ट इज रैशनल, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, हाँ, वो बहुत ही संभ्रांत,
सिविलाइज्ड, सभ्य। कौन सभ्य है और कौन असभ्य है? अरे उनके तो खाने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तो बहुत ही असभ्य तरीके हैं। ये लोग तो मांस खाते हैं, असभ्य हैं। हम सभ्य हैं। सो रैशनल, इरैशनल की, इरैशनल होते हैं, इसी तरह के होते हैं। ये जो इस तरह की इमेजेस जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, और मैं इसको सिर्फ हवा में नहीं कह रही हूँ, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है, मेरा अपना रिसर्च भी है और बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ कि किस तरीके से आप किन्हीं लोगों को जो है वो शहर जो है कंस्ट्रक्ट करता है किन्हीं खास इमेजेस में, किन्हीं खास रूपकों में उनके बारे में बात करता है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं या ये जो लोग हैं ये इस तरह के होते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह के। आप उससे कैसे पीछा छुड़वाएंगे? वहाँ जाति तो इस तरह से ही ऑपरेट करती है और करती रहेगी। फिर मैं वही कहना चाहूँगी, जब तक कि यहाँ अपकास्ट इंगेज नहीं करेगा अपने इस शोषक होने की के सच से, और कैसे ये शोषक होना उसको अमानवीय बनाता है, उसको लेस ह्यूमन बनाता है। लेस ह्यूमन दलित नहीं है, लेस ह्यूमन ये है जो कि किसी दूसरे की ह्यूमैनिटी को नहीं देख पा रहा है, जो दूसरे के होने को नहीं देख पा रहा है, उसकी रिचनेस को समझ नहीं पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है। ये जिसमें कि वो जैसे टच, सो यू आर सो स्केयर्ड ऑफ द अदर। आप किसी दूसरे से, किसी अन्य से इतना डरे हुए हैं कि आपको लगता है आप उसके टच से ही हो जाएंगे। तो आपकी अपनी सेल्फ कितनी ही फ्रिजाइल सेल्फ है, कितनी बहुत ही कितनी सीमित, कैसी सेल्फ है जो कि किसी को एम्ब्रेस नहीं कर पाती है, जो कि दूसरे ह्यूमन बीइंग को एम्ब्रेस नहीं कर पाती है। सो ये जो कहीं ना कहीं वो जो डीपर एक इंगेजमेंट है, मुझे ऐसे लगता है, हमेशा ऐसे लगता है कि वो डेफिनेटली दलित मूवमेंट्स, दलित जो भी एक दलित इतिहास जो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का, खड़े होने का, उसको डिस्काउंट नहीं कर रही हूँ जब मैं ये कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है और वो होना ही चाहिए, चाहे वो वुमेन्स मूवमेंट है, चाहे वो दलित मूवमेंट है, चाहे वो कोई दूसरे मूवमेंट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एंगेजमेंट है वो यहाँ से अपने अमानवीय होने पे, अपने लेस ह्यूमन होने पे, अपने लैक पर, आई एम अपकास्ट, आई लैक समथिंग, मैं उच्च जाति हूँ, मेरे अंदर कोई लैक है, ना कि इतना बड़ा दम्भ जिसको कि मैं अपनी गाड़ी पे कभी जाट के नाम से और जट के नाम से चिपका लेता हूँ या लेती हूँ, कभी अपने गानों में उसको जड़ देता हूँ या जड़ देती हूँ। वो नहीं, कहीं ना कहीं जब वो आप देखेंगे कि ये मेरा लैक है, ये मेरा कमी है, ये कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है। जैसे हम बहुत बार ना यहाँ पर इस रीजन में तो ये है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा, हम विदेश में जाते हैं, उसको एक इमेंसिपेटरी स्पेस की तरह देखते हैं। कभी आपने वहाँ के उन मूवमेंट से एंगेज किया है जो कि जहाँ पर कि वाइट होने और ब्लैक होने की बातें हुई थी, जहाँ पर वो मूवमेंट्स हुए थे और जहाँ पर कम से कम वाइट्स के बीच में कुछ हिस्सा तो है जो ये मानता है कि हाँ ये हमारी ऐतिहासिक गलतियाँ थीं जिनको हमें सुधारना होगा। तो ये हमारी ऐतिहासिक बहुत बड़ी गलतियाँ नहीं कहेंगे, हमारे ऐतिहासिक, हमारे होने के वो मैं कहूँगी ऐतिहासिक रेजिड्यूज भी नहीं है, वो चलते आ रहे हैं, हमारे होने की वो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं जिनको कि हम अंधे हो करके बिल्कुल ब्लाइंडनेस में देख नहीं पाते हैं, चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जा रहे हैं आगे आगे आगे। जब भी आप कोई ऐड देते हैं अपने बच्चे के लिए कि इसकी शादी के लिए हमें अपनी जाति में, उच्च जाति में कोई चाहिए, तो आपका वो अंधापन आप देखें उस वक्त कि ये मेरा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी कमी है, ये है, इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया, अखबार भी छाप देता है, हम भी करते हैं, ये सब होता रहता है। बट कैसे हम उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, और फिर सारे का सारा जो दोष है वो हम मढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही जो मुझे नज़र आता है कम से कम इतने सालों में देखते हुए, कि अक्सर ही जब भी आप जाति के बारे में कोई भी बात शुरू ही करना चाहेंगे तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ इतने संकुचित दायरे में, रिजर्वेशन के दायरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं इस पे नहीं बात करना चाहूँगी, मेरे से दलित ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम चलो बात करते हैं कुछ, उन अनुभवों के बारे में, जाति का अनुभव है ना,
आप अनुभव से आइए, मेरे से अनुभव के उस पर बात करिए। अनुभव तो आप ये जो बात करें बहुत ही सीमित है ना, ये तो एक नौकरी और उसके तो, क्योंकि कहीं हम बचना चाहते हैं, बचने के लिए हमें एक एस्केप रूट चाहिए। वो बहुत बड़ा सा एक हम अपने सामने ढाल की तरह रिजर्वेशन को लेकर के आ जाते हैं और उस पर वहाँ हम सब बात खत्म करके अपने घरों में आराम से जा करके रहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि हमने ऐतिहासिक तौर पर क्या दमन किए हैं। क्योंकि जब हम अपने इतिहास को खंगालेंगे, जब उस कलेक्टिव मेमोरी में जाएंगे, तो हमें उनको सहने के लिए कि हम शोषक थे, हमने बहुत शोषण किया, हमने दमन किया, हिम्मत चाहिए होगी। वो हिम्मत दलित ने तो मैं तो है कि वो कह सकता मेरा शोषण हुआ और मुझे अब ये नहीं चाहिए, बट वो हिम्मत यहाँ इधर ज़रा ज़्यादा चाहिए दूसरी तरफ। तो शहर एक एमेंसिपेटरी हम बात जो कर रहे थे शहर से ही मैंने की, बट उसमें मुझे लगता है कि कहीं भी हम ये बाइनरीज को तोड़ते हुए बात करनी होगी कि शहर जो है वो एक ऐसा स्पेस है जो कि जिस चकाचक स्पेस की तरह हम शहर के बारे में बात करते हैं, और गांव एक ऐसा स्पेस है जहाँ से कि बाहर बस आना ही चाहिए, बस निकल आना, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस गांव सवेरा है प्रोग्राम का नाम, तो मुझे ये लगता है कि सीखने के लिए कहाँ क्या है, किससे हम सीख सकते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। और किसके इतिहास को हमने ख़त्म करके क्या रचा, गांव को ख़त्म करके हमने एक शहर रच दिया और वहाँ देखा कि हमारी दिक्कतों का अंत हो जाएगा। कहीं ना कहीं वापस उसी पास्ट में, उसी अतीत में, उसी गांव में जाना होगा, उसे इंगेज करना होगा और उस गांव को भी अपने आप से इंगेज करना होगा, उस गांव को अपने आप से भी इंगेज करना होगा कि मेरे अपने कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कि मैं जो मेरा एक सुंदर रूप मैंने अपने लिए तैयार किया कि बहुत सुंदर है गांव, हाँ, उस गांव में बसने वाले वो बाशिंदे बड़े सुंदर हैं, हाँ, जो अपने खेतों में, अपनी ज़मीनों पर, अपने ट्रैक्टरों पर बैठकर बढ़िया बढ़िया गीत लगाते हैं, उन जातियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे देखना होगा कि वो दूर, हाँ, इसी फिरनी के बाहर, इसी बाउंड्री के बाहर, इसी सीमा के बाहर, जिसको मैं अपने खेत कहता हूँ या कहती हूँ, कुछ घर वो भी हैं जिनके हिस्से की ये ज़मीनें हो सकती थीं, जिनको हमने ऐतिहासिक तौर पर बाहर किया, खारिज किया, जिनको हमने निकाला। हाँ, ये गांव को भी इंगेज करना होगा इससे। जब आप ये कह रहे हैं कि गांव को भी इंगेज करना होगा, हाँ, तो क्या मतलब गांव के अपर कास्ट को गांव के इक्विवेलेंट भी रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि गांव के उस हिस्से को इंगेज करना होगा। बिल्कुल, गांव का अपर कास्ट तो गांव नहीं है, बिल्कुल गांव नहीं है, बट जिस तरीके से गांव की एक इमेज भी होती है, हाँ, वो इमेज तो गांव का अपर कास्ट ही उसका इक्विवेलेंट बन जाता है। हाँ, चाहे वो आपका बॉलीवुड हो, चाहे वो आपके गीत हो, चाहे वो आपका शुरू से चला आता हो, वो मनोज कुमार की फिल्मों से लेकर के अब तक के बॉलीवुड में, गांव तो वही गांव था जिसमें ट्रैक्टर चलता था, हरे भरे खेत थे, ज़मीनें थी वहाँ पर। दूसरा जो गांव है वो गांव जहाँ एक बस्ती जैसा माहौल है, जहाँ पर पीने के पानी की वो सुविधा जो कि गांव के बिल्कुल बीचों बीच कुओं के पास होती थी, वो नहीं है, जहाँ पर खाने के वो जो कि खाना पीना रहना सहना, हाँ, सब कुछ एक बहुत अलग, बहुत ही जो एक ना ब्राइट कलर्स, हाँ, और फिर कुछ डल कलर्स। तो आप देखिए कि किस तरीके से किसे ब्राइट कलर में पेश किया गया, किसको कौन डल कलर बन गया, किसकी हिम्मत को नकारा गया। वो मेहनत कश जो वहीं उसी गांव में उसी ज़मीन पर काम करता है, जो अनाज वहाँ का एक्चुअली में उगाता है। आप सही कह रहे हैं, गांव का होना गांव के अपकास्ट का होना नहीं है। गांव को भी इंगेज करना होगा अपने आप से, अपने ही हिस्सों से, जिनको जब वो गांव होने को क्लेम करता है तो उसको काट देता है।
और हमारी इमेजिनेशंस भी, हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशंस भी तो होती हैं। सो सिनेमा इज़ लाइक आवर कलेक्टिव इमेजिनेशन। सिनेमा में किस गांव का रूपक, किस गांव की इमेजरी जो है वो आती है इमर्ज करके, या लिटरेचर में, हालांकि दलित लिटरेचर उसका बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी कि उसको उसके खिलाफ खड़ा होता है, उस इमेजरी के खिलाफ खड़ा होता है, जहाँ वो अपने सच को, अपनी सच्चाई को हिम्मत के साथ रख देता है सामने और आपके सामने एक सवाल उठाता है। मॉडर्निटी जो है बेसिकली वो एक आइडिया भी था, है या है, मतलब वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में नहीं है, वो एक आइडिया के लेवल पे एक बड़े ऐसे इंडिविजुअल का निर्माण करने की बात करता था, जहाँ जो कि वेस्ट में पूरा एक डिबेट है, उसमें हम नहीं जाएंगे, पूरी एक हिस्ट्री है कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो सेंटर पे आता है ना, व्यक्ति जो है वो केंद्र में है, और जो आपकी जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उन सबको खारिज करके व्यक्ति को केंद्र में लाया गया। साइंस, रैशनैलिटी, ये सब आता है, कैसे एनलाइटनमेंट आता है, रेनेसां आता है, वो पूरा का पूरा के इतिहास है। तो वो इतिहास सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें उसका इतिहास नहीं है। वो इतिहास एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का इतिहास भी है, एक ऐसे मनुष्य के बारे में कल्पना करने का भी इतिहास है, जो कि इन सब बंधनों से आज़ाद है, इन सब बंधनों से मुक्त है, और जो कि एक फ्री इंडिविजुअल सेल्फ जिसकी बात हम करते हैं उस सेंस में भी देखा गया। लेकिन हमारे यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल होने का भी तो इतिहास है ना, हम, और उसका दलितों से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। अब कॉलोनियलिज्म को दलित्स, अंबेडकर कैसे देखते हैं, हाँ, फुले कैसे देखते हैं, ये बहुत ही एक मसला है जिसको कि हमें गहराई से देखना होगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी होना क्या है। उसको अंबेडकर किस तरीके से तहस नहस करते हैं जब वो जाति को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का होना, और अंबेडकर को तो बहुत बार उनके ऊपर इल्ज़ाम अक्सर ही लगाया जाता रहा कि ब्रिटिशर्स के स्टूज की तरह उनको कहा गया कि ये तो बिल्कुल कॉलोनियल मास्टर्स के साथ खड़े थे। लेकिन अंबेडकर एक्चुअली इस देश की सच्चाइयों से ज़रा ज़्यादा करीब से वाकिफ़ थे, हाँ, और वो जानते थे कि किस तरीके से जो कॉलोनियल मॉडर्निटी है वो कहीं ना कहीं एक एमेंसिपेशन लेकर के आती है। लेकिन ये भी था, कॉलोनियल मॉडर्निटी हो चाहे बात की नेहरूवियन मॉडर्निटी की बात हो, मॉडर्निटीज़ बहुत बार इमेंसिपेटरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो किस तरीके से उन्हीं आइडेंटिटीज़ को फिर से जो है वो उन्हीं खांचों में गढ़ देती हैं। इसका एक एग्जाम्पल विजय प्रसाद करके हैं, उनका काम है। मॉडर्निटीज़ जो हैं वो बहुत बार इमेंसिपेटरी होती हैं, डेफिनेटली उसमें कोई, बट मॉडर्निटी जो है वो किस तरीके से, जैसे विजय प्रसाद का काम हमें बताता है, दिल्ली में क्योंकि ट्रेडिशनली हमेशा से वाल्मीकि समुदाय के लोग जो हैं वो सफाई का काम करते रहे, और यहाँ पर मैं इससे हटके मतलब कहना चाहूँगी कि मतलब कभी कहीं इस देश में लोगों को रत्ते भर भी शर्म नहीं आती है कि उनका मैला किसी और ने उठाया। ये भी खैर, तो पूरी एक कम्युनिटी है वाल्मीकि कम्युनिटी जिसके सर पे ये बोझ हुआ, जिसने सर पे मैला उठाया, तो उससे बाहर ले जाने की बजाय कैसे कॉलोनियल जो म्यूनिसिपैलिटी के जो प्रोसेसेस थे, हाँ, दिल्ली में, उन्होंने वाल्मीकियों को दोबारा से जो वहाँ के जो सरकारी सिस्टम था कॉलोनियल रूल के दौरान, औपनिवेशिक युग के शासन के दौरान, वहाँ पर कैसे वाल्मीकिस को ही उस ऑक्यूपेशन में, उस पेशे में दोबारा से उन्होंने फिर से वो ले आए, हाँ, कि यही है जैसे इनका नेचुरल काम हो, और वो आज तक भी चलता है। मैंने अपने रिसर्च में उसके बारे में जिक्र किया है कि कैसे मॉडर्न स्पेसेस में, चंडीगढ़ जैसे स्पेस में भी ऐसा ही है कि दलित्स जो हैं वो जहाँ सफाई की बात आती है और ये सब, उसके बारे में अलग से फिर कभी बात की जा सकती है। पर मॉडर्निटी जो है वो हम उसके बारे में, जैसे आपने बात की, डेफिनेटली मॉडर्निटी एक आइडिया के फॉर्म में भी था, हमेशा स्ट्रक्चर की फॉर्म में या प्रोसेस की फॉर्म में नहीं बात उसके बारे में।
की गई, एक आइडिया भी था, एक इंडिविजुअल के बारे में आइडिया था। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्योंकि मॉडर्निटी में ये बहुत ज़्यादा था, पहचानों से आप हट रहे थे, धर्म की पहचान आपने पीछे छोड़ दी। हिस्टोरिकली अगर आप वेस्ट के बारे में बात करें, यूरोप के बारे में बात करें, जैसे वहाँ मॉडर्निटी आती है, तो पहचानों से हट करके आप एक नई किस्म की एक एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल को गढ़ रहे थे, व्यक्ति की रचना कर रहे थे, जो कि इन पहचानों से दूर एक नए मॉडर्न आइडियल का वाहक बनेगा। वो फिर आइडियल्स जो हैं आर्किटेक्चर में आते हैं, उनकी आर्ट में आते हैं, उनकी तरह तरह से जगहों पे आते हैं। जैसे जो डोम्स के जो ये हैं आर्किटेक्चर था, उससे हट करके कॉर्बुजियर, अगर आप चंडीगढ़ को देखेंगे, स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर है। सो ये जो इस तरह का जो डोम्स का आर्किटेक्चर है, वो आपको धर्म, चर्च इसी तरह का था, गुरुद्वारे, मस्जिदें हमारे यहाँ पर। सो वहाँ वेस्ट में उन्होंने चर्च के ऐसे वाले स्ट्रक्चर से हट के स्ट्रेट लाइन, एक नया व्यक्ति है जो कि इस सबसे पीछे है, इस सबसे परे है। सो उस व्यक्ति की जो संकल्पना की, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी और हमारे समाजों में भी जब तक आप इससे इंगेज नहीं करेंगे, इन आइडेंटिटीज से इंगेज नहीं करेंगे, तो वो जो सपने हैं जो आपने देखे कि इमेंसिपेटेड इंडिविजुअल के, सेल्फ के, वो अधूरे रहेंगे। उनसे जब तक इंगेजमेंट नहीं होगा, चाहे वो जेंडर की आइडेंटिटी है, वो चाहे कास्ट की आइडेंटिटी है, किन्हीं दूसरी तरह की जो आइडेंटिटीज़ हमारे समाज में, धर्म की आइडेंटिटी है, उससे नेहरू ने कहा कि पार्टीशन का ट्रॉमा था और देखा आइडेंटिटीज़ ने क्या हश्र किया, तो हटना चाहते थे, परे जा कर के वेस्ट के मॉडल के आधार के ऊपर एक नया किस्म का राष्ट्र जो है वो गढ़ना चाहते थे, जो अपने आप में एक बहुत ही सेफ प्लान था। बट ये आइडेंटिटीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। बना लीजिए आप शहर, कर लीजिए स्मार्ट सिटीज़ की बातें, कर लीजिए आप टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज की बातें, वहाँ पर किसका क्या हिस्सा है उसके बारे में जब भी बात होगी, डिजिटल इरा में किसका क्या हिस्सा है, वो इमेंसिपेटरी जगह हैं, स्पेसेस हैं, लेकिन वहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ कैसे आती हैं और ये आइडेंटिटीज़ अपना क्या रोल अदा करती हैं और किस तरीके से एक्चुअली ये म्यूटेट होकर के नए नए रूप भी लेती हैं। हाँ, जाति कैसे नया रूप लेती है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम सब जानते हैं, नया क्या पुराने भीषण रूपों में ही वो नई स्पेसेस में कैसे अपने आप को जिंदा रखती है, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, हाँ, धर्म के आधार पे क्या क्या हो रहा है। सो इनसे हम बच नहीं सकते, इनसे इंगेज करना होगा और वो इंगेजमेंट की नेचर क्या हो उस पर बात है। क्या हम जो शोषित है वो जब शोषक की भूमिका में आ जाता है, जैसे मैंने कुछ समय जो है दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं उनके बीच में थोड़ा सा काम किया है, तो उसे वहाँ से ये पता लगा कि जो दलित महिलाएं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, फ्लैटों में रहती हैं, वही उन्हीं दलित महिलाओं को उसी काम, अपने घरों का काम करवा रही हैं। तो जब शोषित जब शोषक की भूमिका में आ जाता है, तो उस सवाल को आप कैसे काउंटर करेंगे, उसको कैसे आप देखते हैं? हाँ, ये विद इन दलित्स जो है ये सवाल है और विद इन वुमेन है ना, वुमेन्स मूवमेंट में भी। पर हम इसमें ये नहीं कह सकते कि दलित होना ही, केवल दलित होना, आपका कोई पासपोर्ट है कि आप मुक्त हो गए। हाँ, हम शोषक होने की अपनी, मैं कह लीजिए कि फितरत को अपने साथ लिए फिरते हैं। शोषक होने की हमारी फितरत जो है वो तरह तरह से, वो दलितों में भी होगी। महिलाएं वाहक हैं पेट्रियार्की की, सबसे बड़ी वाहक अगर पेट्रियार्की की होती हैं तो महिलाएं, अगर आप देखेंगे है ना, महिलाएं किस तरीके से, और वो पॉलिटिकली भी हमें नज़र आता है, वो हमें इंडिविजुअली, फैमिलीज में, हर जगह पर नज़र आता है। तो महिलाएं जो हैं वो पितृसत्ता की वाहक हैं। महिला होना अपने आप में ये गारंटी नहीं है कि आप पितृसत्ता के खिलाफ खड़े होंगे। दलित होना अपने आप में ये गारंटी नहीं है कि आप जो है जाति के शोषण के खिलाफ ही होंगे। आप अपने शोषण के खिलाफ जरूर हो सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं दलित हूँ, मेरा शोषण हुआ है और मेरा शोषण नहीं होना चाहिए। मैं दलित महिला हूँ और मेरा शोषण नहीं होना चाहिए, मैं फ्लैट में रहती हूँ और ये जो पड़ोस की उच्च जाति की दलित स्त्री है ये मेरे को जाति के नाम पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब आपके घर में, जैसे आपने वो उदाहरण दिया, वो महिला आती हैं जो कि पास की किसी बस्ती से आती होंगी, उनके विज़ावी
मेरा क्या रवैया है। सो वो जो शोषक होने की मेरी जो फितरत है, सो वहाँ पर आप जो एक बड़ा सवाल कह रहे हैं, या जो बड़ा सवाल जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, इसका इमेंसिपेशन की तरफ हमें लेकर के तो जाती है, लेकिन क्या ये उसका हल है? यही आप पूछ रहे हैं कि क्या ये उसका हल है? क्योंकि ये तो फिर से नया कुछ खड़ा हो जाता है, फिर से नया कुछ खड़ा हो जाता है, एक को ख़त्म करते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है उसी स्पेस में। सो पहचान की राजनीति डेफिनेटली एक लेवल तक, एक सीमा तक हमें लेकर के जाती है। उसके बाद बहुत बार पहचानों की राजनीतियाँ जो हैं वो इन मैं कहूँगी छोटे छोटे खांचों में फंस के भी रह जाती हैं, जहाँ पर कि जैसे विद इन दलित लार्जर सेंस में अगर बात करें तो ये सवाल दलित मूवमेंट्स उठाती हैं। वाल्मीकियों की जो मूवमेंट है वो कहती है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है, दलितों के बीच में ही हमारा जो समुदाय है उसकी तो बात नहीं हुई है, चाहे वो यूपी के वाल्मीकि कह रहे हों, चाहे वो पंजाब के। और फिर दूसरी जो बहुत और छोटी छोटी दलित जातियां जिनका कभी जिक्र नहीं आता, जिनके नाम का किसी को पता भी नहीं है, वो उठ के कहती हैं कि वाल्मीकियों के बारे में कम से कम पता तो है, हमारे बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। ये किस लेयर्स हैं एक्चुअली। हाँ, इसी तरह से महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला में पहले वही वेस्ट में बैठी हुई महिलाएं जो कि फेमिनिज्म की बात करती हैं। फिर अगर आप जो है वो ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, वहाँ की महिलाएं, फिर ग्लोबल साउथ के बीच में जो अलग अलग विभाजन है, जाति के विभाजन हो सकता है, धर्म का विभाजन, मुस्लिम औरतें कहेंगी कि ये क्या, हाँ ना, मेजॉरिटी कम्युनिटी की महिलाएं हमारे साथ, उनके हमारे मुद्दे तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में कहाँ गए आपका। सो ये सवाल हमेशा होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि इसी जद्दोजहद के बीच से कहीं ना कहीं ये आइडिया जो कि अंबेडकर की बात में था, जो कि सावित्रीबाई फुले की प्रैक्टिस में या बात में, हाँ, पंडिता रमाबाई की टेक्स्ट में, या फिर और जो हमारे समाजों से अलग अलग समुदायों से उठ करके लोग आए और जिन्होंने इसको सवाल की निगाह से देखा और उसके बारे में बात की, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। और हमें मुझे लगता है कि लगातार सवाल उठाते रहना, हाँ, सामने वाले पर भी, सामने की ओर भी और अपनी ओर भी, दोनों तरफ को ये सवाल उठाते रहना, शायद वो एक हल नज़र आता है इसमें।